हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मेराकी यूट्यूब। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जून 2019 के एग्ज़ाम क्वेश्चंस, जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं उनकी, और साथ ही साथ एनालाइज भी कर रहे हैं कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक में से पूछे जा रहे हैं। 40 क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके हैं इस पेपर के। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 50 ऑफ पेपर 2, दैट इज द सब्जेक्ट पेपर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। Now the first question for today is, who among the following has observed that comparative public administration has been predominantly cross-cultural or cross-national in orientation? तो इनमें से जो आपको ऑप्शंस दिए हैं, किसने ऐसा कहा है या ऑब्जर्व किया है कि जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादातर क्रॉस कल्चरल है या फिर क्रॉस नेशनल है? What is the meaning of cross cultural? Which relates to more than one culture. ऐसे ही cross national का मतलब क्या है? Which relates to more than one nation. ठीक है, जिसमें हम स्टडी करेंगे अलग अलग कल्चर्स की, अलग अलग नेशंस की, और उनकी एनालिसिस करते हैं। दैट इज क्रॉस कल्चरल और क्रॉस नेशनल। तो ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन इज 1 रॉबर्ट एच जैक्सन, 2 जोंग एस जन, 3 हैन बी ली, एंड 4th इज निमरोद रफेली। तो क्वेश्चन एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अगर आप कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, उसमें जो स्टार्टिंग में मीनिंग होता है या उस पर थिंकर्स के व्यूज़ होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। आपको याद ही करने पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इससे पहले की वीडियोस में मैंने बताया है कि याद आप समझ के कर सकते हैं। अगर उस टॉपिक पे डेफिनेशंस कम हैं तो आप समझ सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आपको डेफिनेशंस मिलेंगे, मीनिंग्स मिलेंगे, और उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर आपने कोई ना कोई ट्रिक लगाकर उस जो डेफिनेशन है, जो भी वो सेइंग है, उस थिंकर की आपको याद करना होता है। तो यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट आता है तो वेल एंड गुड, वरना आप किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ लिंक करके इस स्टेटमेंट को जो आंसर है उससे याद कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, जोंग एस जन। ठीक है जी, जोंग एस जन ने ये स्टेटमेंट दी थी कि जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्रॉस कल्चरल है और क्रॉस नेशनल है इन ओरिएंटेशन। तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। एंड टॉपिक यूनिट है आपका यूनिट नंबर 5, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिक इज कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका स्टार्टिंग का पार्ट होता है कंसेप्ट, नेचर, मीनिंग, वहीं से क्वेश्चन है। याद कैसे करेंगे? आप चाहें तो अपनी ट्रिक बना सकते हैं। मेरे को इसमें कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं मिली, तो मैंने इसे कैसे याद किया हुआ है, 2 क्रॉस एंड 2 जेज। तो जहाँ 2 क्रॉस हैं वहाँ पे 2 जे हैं। ये आई नो वियर्ड लग सकती है किसी किसी को ट्रिक, पर जो भी आपके लिए वर्क करे दैट इज़ वेल एंड गुड। मेरे लिए वर्क कर रही है तो मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, राइट। जो बाकी के ये हैं आपके यहाँ पे थिंकर्स हैं, उन्होंने भी कुछ कुछ स्टेटमेंट दी हैं, जिससे निमरोद रफेली की भी स्टेटमेंट है, वो आप जाकर किसी भी बुक से, आप चाहें तो लक्ष्मीकांत या कोई भी अगर आपके पास बुक है तो वहाँ पे रेफर कर सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा है, ताकि साथ के साथ आपका कवर हो जाए। Now the next question is question number 42. Dwight Waldo has adopted the structural functional approach in public administration from. तो ड्वाइट वॉल्डो ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है उसको अडॉप्ट किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कहाँ से? ऑप्शंस हैं साइकोलॉजी, 2 एंथ्रोपोलॉजी, 3 बायोलॉजी, एंड 4th फिलोसफी। तो जो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, पहले हम इसकी बात करते हैं। नाम से क्या पता लग रहा है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। फोकस किस पे है? स्ट्रक्चर्स के ऊपर है और फंक्शंस के ऊपर है। ठीक है, तो ये वो अप्रोच है जो स्टडी करती है, एनालाइज करती है स्ट्रक्चर्स को और उनके फंक्शंस को। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, कोई भी सोसाइटी है, उसमें कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि वो कर रही होती है। कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ ना कुछ मेन फंक्शंस कर रही होगी, ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर। उस फंक्शंस को करने के लिए एक सोसाइटी में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे। तो जो अप्रोच इन फंक्शंस को पढ़ती है और इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो बेसिकली क्या किन किन चीज़ों पे ध्यान होता है कि व्हाट फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, इन फंक्शंस को कौन से स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहे हैं, विच स्ट्रक्चर्स आर परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस, एंड
किस तरीके से, कौन से प्रोसेसेस को फॉलो करके ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन फंक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, व्हाट मेथड्स या व्हाट प्रोसीजर्स, ठीक है, कौन से फंक्शंस उनको कौन सी स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, कौन सा मेथड या कौन सा प्रोसेस लगा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच। अब ये स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच जो है वो आई कहाँ से? स्ट्रक्चरल फंक्शन आपकी अप्रोच जो है वो स्टार्ट की गई दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के द्वारा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कौन होते हैं? जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस की एवोल्यूशन कैसी हुई सोसाइटी के बारे में वो जो पढ़ते हैं, दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। तो दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मैं आपको नाम बता रही हूँ, मिलिनोस्की एंड रैडक्लिफ ब्राउन। इन्होंने बेसिकली अप्रोच दी थी, पर इन्होंने जो अप्रोच दी थी वो एंथ्रोपोलॉजी में या साइंसेस के अंदर दी थी, उसको अडॉप्ट किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले ड्वाइट वॉल्डो ने इन 1955, ठीक है। और उसके बाद इसको फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जो हैं उन्होंने इसको कंटिन्यू किया, इसको स्टडी किया। जब उन्होंने फिर 2 साल बाद 1957 के अंदर उन्होंने अपना मॉडल दिया था एग्रीरिया ट्रांजिशन वाला मॉडल, और उसके बाद उन्होंने किया सबसे पहले जो अडॉप्ट किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इट वॉज ड्वाइट वॉल्डो। कहाँ से लिया गया? एंथ्रोपोलॉजी से। तो आंसर 2 है, जो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है वो करेक्ट है। Question is from Comparative and Development Administration Unit 5. Topic is Structural Functional Approach. Now the next question is, which among the following is not a conceptual approach in comparative public administration according to Ferrell Hedy? तो फेरल हेडी ने कुछ अप्रोचेस दी, कुछ कंसेप्चुअल अप्रोचेस दी, किसके अंदर? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एक कंसेप्चुअल अप्रोच नहीं है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि फेरल हेडी ने दी। ऑप्शंस देखते हैं। 1 मॉडिफाइड ट्रेडिशनल कंटिन्यूटी, सेकंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड आइडल टाइप मॉडल मेकिंग, एंड फोर्थ जनरल सिस्टम मॉडल बिल्डिंग स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आइडल टाइप मॉडल मेकिंग। ये एक अप्रोच जो है ये फेरल हेडी ने नहीं दी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? स्टेटमेंट नंबर 3, आइडल टाइप मॉडल मेकिंग। क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 5 अगेन, टॉपिक इज अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो फेरल हेडी हैं उन्होंने 4 अप्रोचेस दी थी, कंसेप्चुअल अप्रोचेस कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने के लिए। वो कौन कौन सी अप्रोचेस हैं? 1 मॉडिफाइड ट्रेडिशनल कंटिन्यूटी, जो आपको दे रखी है। सेकंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड, ये भी आपको दे रखी है। थर्ड इज जनरल सिस्टम मॉडल बिल्डिंग, ये भी आपको दे रखी है। एंड लास्ट इज मिडिल रेंज थ्योरी फॉर्मेशन। तो ये 4 अप्रोचेस हैं जो कि फेरल हेडी ने दी हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके साथ एक क्वेश्चन और बनता है। हेंडरसन एक थिंकर है, उन्होंने 3 अप्रोच दी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हेंडरसन, वो कौन कौन सी अप्रोचेस हैं? 1 द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अप्रोच, सेकंड द इनपुट आउटपुट सिस्टम अप्रोच, एंड थर्ड द कंपोनेंट अप्रोच। यहीं पे आप याद कर लीजिए, तब पे आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। 3 अप्रोचेस दी हैं हेंडरसन ने, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अप्रोच, इनपुट आउटपुट सिस्टम अप्रोच एंड द कंपोनेंट अप्रोच। फेरल हेडी ने 4 अप्रोचेस दी हैं, हेंडरसन ने 3 अप्रोचेस दी हैं। Now coming to the next question, consider the following statements about Japanese parliament diet. तो सबसे पहले आपको इस समझना है, 4 ऑप्शंस दी हैं, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। ये स्टेटमेंट्स किसके ऊपर हैं? जापानीज पार्लियामेंट डाइट। तो वहाँ का जो पार्लियामेंट है बेसिकली उसका नाम है डाइट, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ना कहकर कोई स्पेशल नेम जो है वहाँ रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, अफ़गानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको नाम बोलते हैं शोरा, जस्ट फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज, जनरल नॉलेज के, शोरा। ऐसे ही यूएसए की अगर हम बात करें, वहाँ पर कांग्रेस कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कांग्रेस अगर नाम आ रहा है तो वहाँ कोई पार्टी है या पार्टी की बात हो रही है। इंडिया में इट इज़ अ पार्टी, वहाँ पर ये पार्टी नहीं है, वहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसका नेम है कांग्रेस, राइट। ऐसे ही जापान में जो वहाँ का पार्लियामेंट है उसका नाम है डाइट। अब आते हैं स्टेटमेंट्स पर। स्टेटमेंट क्या है? ए, द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज़ 4 years। वहाँ पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसका जो मेंबर्स है उनकी टर्म 4 साल है। सेकेंड, द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज़ 5 years, 5 साल की टर्म है उनकी। सी है, द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ काउंसिलर्स इज़ 6 years,
विद 1/3 मेंबर्स रिटायरिंग एवरी 2 years, कि जो वहाँ पे दूसरा हाउस है, हाउस ऑफ काउंसिलर्स, उनकी टर्म 6 सालों की है, जिसमें से 1/3 मेंबर्स जो हैं हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं. लास्ट स्टेटमेंट इज द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ काउंसिलर्स इज 6 years विद 1/2 मेंबर्स रिटायरिंग एवरी 3 years. 6 साल की टर्म है, लेकिन उसमें से आधे मेंबर रिटायर होते हैं हर 3 साल बाद. नंबर्स को ट्विस्ट कर दिया है, वहाँ पे 1/3 मेंबर 2 साल के बाद है सी स्टेटमेंट में, और यहाँ पर 1/2 मेंबर है रिटायरिंग एवरी 3 years. बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स जिससे आप समझ पाएंगे. यहाँ पे उनके हाउसेस की बात हो रही है. जैसे हमारे इंडिया में 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, ऐसे ही जापान में भी 2 हाउस हैं. ठीक है, लोअर हाउस अपर हाउस. हमारे यहाँ पे लोअर हाउस है लोकसभा, वहाँ पर जो लोअर हाउस है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसकी बात फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट में हुई है. ये है वहाँ का लोअर हाउस. दूसरा वहाँ का जो अपर हाउस है, जैसे इंडिया में है राज्यसभा, ऐसे वहाँ पे है हाउस ऑफ काउंसिलर्स. ठीक है, ये वहाँ का अपर हाउस है. अब जो लोअर हाउस है उसके मेंबर्स जो हैं उनकी टर्म होती है 4 years. तो आपकी स्टेटमेंट नंबर ए करेक्ट हो गई है. और जो आपके हाउस ऑफ काउंसिलर्स हैं, जो आपका अपर हाउस है, उनकी टर्म होती है 6 years, और उसमें से आपके हाफ मेंबर्स जो हैं, आधे मेंबर, वो हर 3 साल बाद रिटायर होते हैं. तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि जो आपका अपर हाउस है वो एक टाइम पे उसके सारे मेंबर्स रिटायर हो गए. हर 3 साल बाद आधे आधे मेंबर रिटायर हो जाएंगे. ठीक है, मतलब जो उनका टर्म है उनकी स्टार्टिंग टाइम अलग अलग होता है. तो आपकी स्टेटमेंट कौन सी सही हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी. तो ए और डी की स्टेटमेंट में है ऑप्शन नंबर 4. तो आपकी स्टेटमेंट नंबर 4 जो है करेक्ट है. क्वेश्चन है अगेन यूनिट 5, टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ जापान. सिलेबस में आपके 4 कंट्रीज मेंशन है जिनको आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के फीचर्स करने हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस एंड जापान. तो वहाँ से जापान में से आपको क्वेश्चन पूछा गया है. इन दो जो हाउसेस हैं जापान के, लोअर हाउस जो कि है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और अपर हाउस जो कि है हाउस ऑफ काउंसिलर्स, इसमें मोर पावरफुल जो है वो है लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. कहने को लोअर है पर पावरफुल कौन सा है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल पावर्स. इसके पास फाइनेंशियल पावर्स ज़्यादा है. Now the next question is, who among the following does not form a part of the House of Lords in UK, United Kingdom? अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए. यूके मतलब है यूनाइटेड किंगडम. पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है यूके का यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ग्रेट ब्रिटेन मैं शॉर्ट में लिखूंगी, एंड नॉर्दर्न आयरलैंड. ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड. अब इसमें से जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें क्या क्या आता है? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड. समझ रहे हैं? इसका मतलब जब हम यूके की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इंग्लैंड की बात भी कर रहे हैं, हम वेल्स की बात भी कर रहे हैं, हम स्कॉटलैंड की बात भी कर रहे हैं, और हम नॉर्दर्न आयरलैंड की बात भी कर रहे हैं. दिस इज व्हाट इज यूनाइटेड किंगडम. अब यहाँ पे भी 2 हाउस हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस. जैसे मैंने आपको बताया जैसे मैंने लोकसभा होता है, वहाँ पे होता है हाउस ऑफ कॉमन्स. हाउस ऑफ कॉमन्स. जापान में क्या था? जापान में था आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. यहाँ पे है हाउस ऑफ कॉमन्स. अपर हाउस क्या है यहाँ पे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स. नाम ही देखो, एक में कॉमन है एक में लॉर्ड्स है. तो लॉर्ड्स है अपर हाउस और कॉमन क्या है? लोअर हाउस. लेकिन पावरफुल फिर से लोअर हाउस ही होता है. यहाँ पे भी जो यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन होता है इसके मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं. हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर्स हैं वो मेनली आपके अपॉइंटेड होते हैं, और कुछ हेरिडिटरी पोजीशंस होती हैं. नोबल्स जो थे पुराने वही चलते आ रहे हैं. ठीक है जी. अब क्वेश्चन क्या है कि जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा हाउस ऑफ लॉर्ड्स का पार्ट नहीं है? 1 स्कॉटिश पियर्स, 2 स्पिरिचुअल लीडर्स लाइक बाइशॉप्स एंड आर्क बाइशॉप्स, 3rd लॉ लॉर्ड्स, एंड 4th इज आयरिश पियर्स. तो ये वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चन है, कॉम्पोजिशन में से क्वेश्चन है, कॉम्पोजिशन ऑफ जो आपकी
हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगी क्योंकि हर जगह ये कवर नहीं किया हुआ है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आयरिश पीयर्स। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट्स को लगेगा ऑप्शन नंबर 2 स्पिरिचुअल लीडर्स, पर ये यहाँ की खास बात है कि वहाँ के जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जो कि वहाँ के आध्यात्मिक गुरु हैं, बाइशॉप्स एंड आर्क बाइशॉप्स, वो भी वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आते हैं। हेरिडिटरी पोजीशंस ये उनकी होती हैं। तो स्कॉटिश पीयर्स भी वहाँ पे होते हैं, लॉ लॉर्ड्स भी होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स भी वहाँ पे होते हैं। पहले जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था वो वहाँ पे जुडिशियल फंक्शंस भी जो था वो परफॉर्म करता था, लेकिन उसके बाद एक अमेंडमेंट आई जब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया गया। ठीक है जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 45। तो स्टेटमेंट कौन सी सही है? ऑप्शन नंबर 4। टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूके, यूनिट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्व दैट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस leading to an increasing ability to make collective decisions, especially decisions that involve long-term environmental changes। जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उनमें से किन्होंने ये ऐसा कहा कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कलेक्टिव डिसीजंस लेने की, साथ मिलकर डिसीजंस लेने की जो आपकी एबिलिटी है, काबिलियत है, वो इंक्रीज होती है। मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीड करेगी, आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे कलेक्टिव डिसीजंस लेने की जो पावर है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बढ़ेगी। खासकर वो डिसीजन जिनके लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, खासकर वैसे डिसीजन जिसमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट पे, उस कंट्री के, उस स्टेट के। ऑप्शंस हैं 1 फ्रेड डब्ल्यू रिग्स, 2 डोनाल्ड स्टोन, 3 ला पलम्बोरा एंड 4 फेरल हेडी। अगेन थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1 फ्रेड डब्ल्यू रिग्स। तो फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने ऐसा कहा था कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिससे धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी एबिलिटी बनती है कि आप कलेक्टिव डिसीजंस ले सकें, खासकर वो डिसीजंस जो इन्वायरमेंटल चेंजेस लॉन्ग टर्म लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो कवर हो गई। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन इज फ्रॉम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्टार्टिंग में उसकी डेफिनेशंस होती हैं मीनिंग सिग्निफिकेंस पर, वहाँ से क्वेश्चन है। Now next question is who among the following scholars have highlighted the significance of the spatial dimension in understanding of development administration। तो आपको ऑप्शन ये हैं, बताना है कि इनमें से कौन से स्कॉलर ऐसे हैं जिन्होंने स्पेशल डायमेंशन की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया कि अगर आपको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन समझनी है तो स्पेशल डायमेंशन को कंसीडर करना ज़रूरी है। स्पेशल डायमेंशन क्या होता है? स्पेशल डायमेंशन वर्ड आया है स्पेस से। ना ये मैं अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं बोल रही हूँ, स्पेस मतलब जगह। ठीक है, कोई भी जगह। तो अगर आपने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करनी है तो आपको ज़रूरी है कंसीडर करना कि किस स्पेस की बात कर रहे हैं हम, किस जगह की बात कर रहे हैं। तो ये जगह वाला जो फैक्टर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कौन से स्कॉलर्स ने कहा? ठीक है, ए जेम्स जे हीफी, बी हेनरी सी हार्ट, सी बर्ट्रैम एम ग्रॉस, डी स्टैनली हॉफमैन। अगेन थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगी क्योंकि ये जो थिंकर्स स्कॉलर्स हैं डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी किसी बुक में हो सकता है ये आपको डिटेल में, अगर आप डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो आपको ये इनका नाम मिलेगा। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। जेम्स जे हीफी, हेनरी सी हार्ट, बर्ट्रैम एम ग्रॉस, स्टैनले हॉफमैन, सब ने बात करी स्पेशल डायमेंशन की। किसको समझने के लिए? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी एंड डी। राइट। सी ऐसे क्वेश्चंस देकर आपको घबराना नहीं है। अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो किसी भी पेपर में, कोई भी सब्जेक्ट हो, इस पेपर में कट ऑफ 100% नहीं जाती है। सो दैट डेफिनेटली मीन्स कि कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो किसी को नहीं आते होंगे, या मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग हैं एस्पिरेंट्स हैं उनको नहीं आते होंगे। ठीक है, अगर आप 70-75% लेते हैं तो आपका JRF क्लियर हो जाता है। ठीक है, शायद इससे कम में क्लियर हो जाता है। तो 60% से ऊपर जो आपकी कुछ कट ऑफ है वो नेट के लिए जाती है। दैट मीन्स कि अगर सारे क्वेश्चंस आपको आने ज़रूरी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को देखकर आपको घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन आ गया और ये मुझे नहीं आता है। दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चंस नहीं डालेंगे तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। ठीक है, सबको पेपर बहुत इजी लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम जो पेपर डालने वाले हैं, पेपर सेटर हैं, उनकी भी एक साइकोलॉजी को समझना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखकर यू डोंट हैव टू वरी, इट्स परफेक्टली फाइन अगर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है और अगर आप वो गलत करते हैं वो गलत बात है।
वहाँ प्रॉब्लम है कि आपके कंसेप्ट वीक हैं, ऐसे क्वेश्चन में इट्स ओके। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हैं दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन अब आपने यहाँ पे कवर कर लिया है, एक बार आपने प्रीवियस ईयर पेपर में कवर कर लिया है, अब इसके बाद अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन कहाँ से है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के डायमेंशन से क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 5। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्स फॉर, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए इनमें से, ए क्वालिटेटिव चेंज इन ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, जो ब्यूरोक्रेट से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम हैं, उनकी क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटी में चेंज। बी है क्वांटिटेटिव चेंज इन ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स एंड मेथड्स ऑफ वर्क, ब्यूरोक्रेटिक के जो ब्यूरोक्रेसी के जो प्रोसीजर्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटेटिव चेंज भी हो, क्वालिटी की बात नहीं, क्वांटिटेटिव चेंज भी बात हो रही है, बढ़ाएं या कम करें कुछ भी हो सकता है। सी इज चेंज इन कलीजिएट डिसीजन मेकिंग, कलीजिएट डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है, उसमें चेंज होना। डी इज चेंज इन पैटर्न्स ऑफ रिलेशंस विद क्लाइंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, चेंज इन पैटर्न्स ऑफ रिलेशंस विद क्लाइंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपकी क्लाइंट है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्लाइंट कौन होते हैं, सिटीजन्स, तो उनके अंदर रिलेशंस जो हैं चेंज होंगे। ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो आपके जो क्लाइंट्स सिटीजन्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप चेंज होती है। अब देखना है कौन कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। 1 क्वालिटेटिव चेंज, ये आपकी स्टेटमेंट सही है। ठीक है जी, देखिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं जब हम, तो वहाँ पे चेंज होगा ही होगा। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्स फॉर चेंज, जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है, तो ये आपका सही है। बी क्वांटिटेटिव चेंज इन ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर एंड मेथड्स ऑफ वर्क, ये भी आपका सही है, हो सकता है क्वांटिटी चेंज करनी पड़े। सी चेंज इन कलीजिएट डिसीजन मेकिंग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले, एक या 2 क्वेश्चन पहले फ्रेड डब्ल्यू रिक्स की एक स्टेटमेंट करी थी जिसमें क्या कहा था कि अगर आपको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन समझनी है, नहीं क्वेश्चन था जिसमें वो कह रहे हैं कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है वो धीरे धीरे उसकी एबिलिटी बढ़ती है जैसे जैसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ती है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होने से कलीजिएट डिसीजन मेकिंग होगी, उसको बदलना नहीं है, बल्कि बदलाव होने के बाद कलीजिएट डिसीजन मेकिंग आएगी। तो मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, मोर द डेवलपमेंट मोर इज द कलीजिएट डिसीजन मेकिंग, तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी गलत हो गई है। चेंज इन पैटर्न्स ऑफ रिलेशन विद क्लाइंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपकी स्टेटमेंट जो है सही है। कोर्स देखेंगे तो आपका ए बी एंड डी जो है करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं, ए बी एंड डी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसलिए ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन वाज कैंसल्ड इन द पेपर, कैंसल्ड हो गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, और हर एप्लीकेंट को, हर एस्पिरेंट को इसके मार्क्स अलॉट किए गए थे, तो ये क्वेश्चन जो था कैंसिल, क्योंकि ऑप्शंस जो है इसमें गलत हैं। तो आंसर, इसका ऑफिशियल आंसर कुछ नहीं है, वैसे इसका आंसर आना चाहिए ए बी एंड डी स्टेटमेंट आर करेक्ट, जो कि हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है। क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट इज हु कॉइन्ड द फ्रेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो फ्रेज है वो किसने कॉइन करी। ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO बोलते हैं। सेकेंड वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन एयर पोल्यूशन। थर्ड वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। फोर्थ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब आप ऑप्शंस देखेंगे सारे कुछ ना कुछ, देखिए यहाँ पे हेल्थ आ गया तो हो सकता है ये भी हो। ठीक है, यहाँ पॉल्यूशन आ गया तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। तो ये मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको आंसर आता है तो आता है, इसमें आप कोई गेस वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका दूसरा नाम है ब्रंटलैंड कमीशन। ब्रंटलैंड कमीशन या फिर वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसकी एक रिपोर्ट आई थी 1987 के अंदर, जिस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड है उसको यूज़ किया, उसको कॉइन किया था।
उनके हिसाब से व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस कमीशन के हिसाब से? इट इज़ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। कहने का मतलब क्या है? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो आज की नीड्स को पूरा करे, ऐसी डेवलपमेंट जो आज की नीड्स को पूरा करे लेकिन फ्यूचर जनरेशन्स की भी एबिलिटी ख़राब ना करे कि वो अपनी नीड्स पूरी कर सकें। मतलब उनके लिए भी रिसोर्सेज हमें छोड़ने हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन अपने टाइम आने पर अपनी आप खुद की जो नीड्स है उनका पूरा कर सकें। तो ऐसी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है जी, तो ये था आपका 49th क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से यूनिट 5 का क्वेश्चन है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज Which of the following statements regarding corporate social responsibility are true? इनमें से कौन सी statements CSR या corporate social responsibility के बारे में सही हैं, सच हैं? ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है हमने दिसंबर के जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी डिटेल में मैंने आपको बताया था। बिफोर डिस्कसिंग द ऑप्शंस, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो अभी इसको लाइक करें, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप फीडबैक दें, आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं मुझे बताएं, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि जो ये मेरा एफर्ट है कि हर किसी को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, हर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर किसी को नहीं पता होता है कि कैसे क्वेश्चंस को डील करना है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपका जो काम है, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको कुछ हद तक सिंप्लीफाई कर सकूँ। तो आप भी अपना इसमें एक हेल्प कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो को शेयर करके। ठीक है जी, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इट इज़ डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बी है इट इज़ मैंडेटरी फॉर ओनली प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज। सी इट इज़ एप्लीकेबल ऑन कंपनीज विद नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर। And D is it is applicable on companies with annual profit of ₹50 करोड़ और more। डिस्कस किया हुआ है, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी CSR कहाँ कब आया? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आया। ठीक है, उसका क्लॉज नंबर 135, क्लॉज नंबर 135, ठीक है जी, उसमें ये दिया था कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने मैंडेटरी किया कंपनीज़ के लिए CSR को, मतलब CSR को कंपल्सरी किया फॉर कंपनीज़, लेकिन उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है गलत है। थर्ड क्या है कि जो कंपनीज़ हैं वो अपना लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट है, अगर तीनों साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल दें, उसका 2% कंट्रीब्यूट करती है किसमें? CSR में। ठीक है, और वो किन किन चीज़ों में, कौन सी एक्टिविटीज़ को अपना सकती है? ठीक, सपोज पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए वो यूज़ कर सकती है, वो पैसा जो है, अमाउंट है, उन्होंने कहाँ कैसे यूज़ करना है, वो एक्टिविटीज़ की जो लिस्ट है वो दी है शेड्यूल 7, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 7 के अंदर वो लिस्ट हमें दी हुई है। अब क्या सारी कंपनीज के लिए कंपल्सरी है? नहीं। कौन सी कंपनीज? वो कंपनीज जिनका एनुअल टर्नओवर ₹1000 है, करोड़, या फिर इससे ज़्यादा है। एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ रुपीज़ है या इससे ज़्यादा है, या फिर नेट वर्थ की अगर बात करें, नेट वर्थ की बात करें तो 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, ₹500 करोड़ और मोर देन दिस, या फिर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो ₹5 करोड़ और मोर है। तो 3 तरीके से डिफाइन किया हुआ है कौन सी कंपनीज, एक है एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे, एक है नेट वर्थ के बेसिस पे और एक प्रॉफिट के बेसिस पे। एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे, एनुअल टर्नओवर मतलब कितना बिजनेस हो रहा है एक साल के अंदर, तो वो 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज़्यादा। नेट वर्थ की बात करें एक साल में तो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, या फिर प्रॉफिट की बात करें एक साल में तो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा। अब जो ऑप्शन थे उसका स्टेटमेंट नंबर ए आपकी सही है। ये स्टेटमेंट हमने बोल दिया ऑलरेडी गलत है, ओनली फॉर प्राइवेट कंपनीज ऐसा नहीं है।
सी स्टेटमेंट है इट इज एप्लीकेबल ऑन कंपनीज विद नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ मोर, ये सही है। लास्ट है एनुअल प्रॉफिट 50 करोड़, 50 करोड़ नहीं है 5 करोड़ है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो आपकी जो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए एंड सी कहाँ है, स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए एंड सी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एंड क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 5, टॉपिक इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। हमने देख लिया सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यूनिट 5 कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में से पूछे गए हैं। अच्छा लग रहा है कि इस पेपर में ऑलमोस्ट जो सारे क्वेश्चंस हैं वो अरेंज्ड हैं यूनिट वाइज। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडेज। कल फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।